चलिए अब पढ़ना है ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए ट्रांसफॉर्मर। नाम से ही क्लियर हो रहा है, ट्रांसफॉर्म करता है ये। ठीक है, तो पहली बात, दो बातें बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। पहली चीज है, ट्रांसफॉर्मर एक डिवाइस है जो कि वोल्टेज को अप या डाउन करती है। ठीक है, तो पहली बात अप या डाउन बोला, मतलब ये कि एक ट्रांसफॉर्मर एक ही काम कर सकता है। अर्थात दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक वोल्टेज अप करने वाले, एक वोल्टेज डाउन करने वाले। जो बढ़ाते हैं, जो अप करते हैं, उन्हें स्टेप अप बोला जाता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और जो घटाते हैं वोल्टेज, उन्हें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि एक एक्शन करने के लिए एक ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल होता है। दूसरी बात, ट्रांसफार्मर इज यूज्ड ओनली फॉर एसी सर्किट्स। ठीक है, केवल एसी के लिए यूज़ किया जाता है। एसी मतलब एयर कंडीशनर नहीं है यहाँ पे मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट है। उसके पीछे का लॉजिक क्या है कि उसके पीछे जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पे आता है। क्योंकि अगर एसी होगा तभी आपका क्या हो पाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन हो पाएगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर में दो कॉइल का रोल होता है। आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दो कॉइल्स होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। ठीक है, वो इंडक्शन तभी संभव होता है जब हम प्राइमरी कॉइल में वेरिएबल करंट को फ्लो कराते हैं। एक एक करके हम बात करेंगे, सारी बातें बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग डाल दिए ट्रांसफार्मर, लिखिए अ ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। अ ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। अ ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग A transformer is an electrical device for converting an alternating current at low voltage at low voltage into that at high voltage and vice versa। समझ गए? तो ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है लो वोल्टेज एसी को हाई वोल्टेज एसी में, और हाई वोल्टेज एसी को लो वोल्टेज एसी में, एंड वाइस वर्सा का मतलब ये था। ठीक है, हेडिंग डाल दिए टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, राइट? तो लिखिए इट इज ऑफ टू टाइप्स। इट इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसके आगे डैश लगा के लिखना है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसके आगे डैश लगा के लिखिए if the transformer increases the input voltage if the transformer increases, ऐसे तो सेंस गलत निकल रहा है। ठीक है, if the transformer gives increased voltage in comparison to input voltage. If transformer gives increased voltage in comparison to input voltage, then it is called step up transformer. नंबर टू हेडिंग डालिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लिखिए इफ द ट्रांसफार्मर गिव्स decreased voltage
gives the decreased voltage in comparison to the input voltage, in comparison to the input voltage, in comparison to the input voltage is called step down transformer, is called step down transformer, is called step down transformer. ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो मैंने भी बताया थोड़ी देर पहले ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, म्यूचुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, केवल म्यूचुअल इंडक्शन लिखेंगे तो भी चलेगा। तो लिखिए इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, दैट इज, मैं म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में थोड़ा सा लिखवा दे रहा हूँ क्योंकि जनरली जो एग्जाम आइडिया और वर्सल जैसी किताबें जो मतलब आखिरी में जो प्रिपरेशन के लिए बच्चे यूज़ करते हैं उसमें हम नॉर्मली ये देखते हैं कि फिनोमेना का नाम लिखा है या इवेंट का नाम लिखा है। ठीक है, साथ साथ उसको एक्सप्लेन भी कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो उसी तरीके से मैं भी लिखवा दे रहा हूँ, इट वर्क्स द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज when a changing current is passed through, when a changing current is passed through one of the inductively coupled coils, when a changing current is passed through one of the two inductively coupled, one of the two inductively coupled coils, one of the two inductively coupled coils, comma, an EMF is induced in the other coil, an EMF is induced in the other coil. Okay? तो कंस्ट्रक्शन देखना है ना। तो क्या क्या देख लिया हम लोगों ने अभी तक। ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है और ये क्या करती है, ये हाई वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग करंट को लो वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग करंट या लो वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग करंट को हाई वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करती है। तो इस प्रकार से दो प्रकार की होती है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर जिसमें वोल्टेज बढ़ाया जाता है, मतलब इनपुट ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज कम आएगा और हमको आउटपुट में ज़्यादा मिलेगा, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जिसमें वोल्टेज कम हो जाता है, यानी इनपुट ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज हाई दिया जाएगा और आउटपुट में हमको कम मिलेगा। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल होता है, इट वर्क्स द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन हमने पढ़ाया था क्या होता है। म्यूचुअल इंडक्शन में हम एक कॉइल में ऑल्टरनेटिंग करंट लगाते हैं, तो क्या होता है, जो इंडक्टिवली कपल्ड सेकंड कॉइल होती है जिसको आप प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल कहते हो। म्यूचुअल इंडक्शन दो कॉइल होती है ना, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। तो जिसमें हम करंट को चेंज कराते हैं, इनपुट करंट जिसमें चेंज होती है, यानी जिसमें हम ईएमएफ लगाते हैं, उसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। और जिससे आउटपुट लेते हैं उसे कौन सी कॉइल बोलते हैं, सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल में कैसा ईएमएफ लगाया जाता है, ऑल्टरनेटिंग, जिसकी वैल्यू कम ज़्यादा होती रहे किसी भी तरीके से। आई बात समझ? तो होपफुली आपको पता होगा, है ना। तो म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, दो कॉइल्स होती हैं, दोनों कॉइल्स को इंडक्टिवली कपल्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंडक्टिवली कपल्ड बोला जाता है। ठीक है, यानी दोनों एक दूसरे से फिजिकली नहीं जुड़े होते हैं, लेकिन एक दूसरे से उनका मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो लिंक होता है, यानी एक से निकला हुआ फील्ड लाइन दूसरे में जाके टकराता है, यानी फ्लक्स बन जाता है। ठीक है, जिसको म्यूचुअल इंडक्शन अच्छे से आता होगा उसको ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो यही प्रिंसिपल है। मतलब ट्रांसफार्मर में भी क्या होगा, दो कॉइल्स होंगी, दोनों कॉइल्स इंडक्टिवली कपल्ड होंगी। एक कॉइल में हम ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाएंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी जो कि सेकेंडरी वाली कॉइल में टच करेंगी जाके, जिसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। और जब वो फ्लक्स चेंज होगा तो सेकेंडरी कॉइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू ईएमएफ इंड्यूस होगा। कैसे होगा हम सारा एक्सप्लेन करेंगे। हम बस थोड़ा सा कोशिश कर रहे थे कि आपको शायद म्यूचुअल इंडक्शन रिकॉल हो जाए, नहीं होता है तो अभी में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
ठीक है, तो अभी तो हम ये मान चलते हैं हमने 3 चीज़ें पढ़ी। ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो केवल ऑल्टरनेटिंग सर्किट में काम करती है, ऑल्टरनेटिंग करंट में काम करती है। इसका काम ऑल्टरनेटिंग करंट एट हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज कन्वर्ट करना है या ऑल्टरनेटिंग करंट एट लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज कन्वर्ट करना है। तो 2 प्रकार की होती है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो पर्टिकुलर सेगमेंट है, कौन सा, म्यूचुअल इंडक्शन वाला, उस पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो अब हम लोग कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों का एक साथ देखेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि हम सॉफ्ट आयरन की, प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, सॉफ्ट आयरन है ना। सॉफ्ट आयरन का मतलब ये नहीं कि टच करोगे पिलपिलाने लगेगा आयरन। उसकी एक पतली सी टी शेप की एक स्ट्रिप बनाएंगे और एक यू शेप की स्ट्रिप बनाएंगे। एक टी शेप, एक यू शेप। ठीक है, तो ये हो गई टी शेप थिन स्ट्रिप ऑफ सॉफ्ट आयरन। ठीक है, तो ये क्या है, यू शेप्ड थिन स्ट्रिप ऑफ सॉफ्ट आयरन। ठीक है, इन दोनों को पेंट कर दिया। पेंट कर दिया किससे, एक इंसुलेटिंग मटेरियल से पेंट कर दिया। मतलब अगर किसी प्रकार से कोई दूसरी चीज या यही एक दूसरे के ऊपर रख दिए जाएंगे तो एक दूसरे से फिजिकली कांटेक्ट में नहीं आएंगे, है ना। मतलब 2 लोग आपस में भिड़ गए तो उनका स्किन नहीं टच करेगा क्योंकि दोनों कपड़े पहने हुए हैं, इस तरीके से। ठीक है ना, तो एक प्रकार से हमने कोटिंग कर दिया इनके ऊपर। ठीक है, कोटिंग करने से फायदा क्या रहेगा, वो क्लब नहीं माना जा सकता, एकदम जुड़ा हुआ माना नहीं जा सकता, क्योंकि जुड़ेगा तो पतला करने का फायदा क्या था। पतला क्यों किया अभी उसका भी रीजन दूंगा मैं, वैसे हम पढ़ा चुके हैं। अगर मेटल थिक हो जाएगा तो एडी करंट जनरेट होने लगेगा। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा था, एडी करंट से हीटिंग होती है जिससे एनर्जी का लॉस होता है। आई बात समझ में, ठीक है। मतलब ये तो आप लॉजिक समझ रहे होंगे कि हम ये पतली पतली स्ट्रिप काहे ले रहे हैं। अभी जवाब दूंगा मैं सॉफ्ट आयरन ही क्यों ले रहा हूँ, अभी फिलहाल पतली का जवाब दिया मैंने। पतली स्ट्रिप लेने से अंदर वॉल्यूम नहीं बचेगा, लगभग ना के बराबर, और जब अंदर मोटाई नहीं होगी, वॉल्यूम नहीं होगा, तो एडी करंट बनने की संभावना निग्लिजिबल हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। और जब एडी करंट बनेगा नहीं तो हीटिंग नहीं होगा, और हीटिंग नहीं होगा तो एडी करंट बन नहीं पाएगा, हीटिंग, है ना, मतलब एनर्जी का लॉस नहीं होगा, है ना। अच्छा चलिए, दोनों को एक के ऊपर एक रख देते हो, और अकेले इन्हीं दो को नहीं, बहुत सारी एक के ऊपर एक ऐसे पाइल बना देंगे। ओके, तो जो आप एक के ऊपर एक रखेंगे, ये मतलब मैं तुम्हें बिल्कुल 10th स्टैंडर्ड से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अभी इस समय हम लोग, अगर आपकी जानकारी में हम कहें तो इस समय हम लोग बना रहे हैं कोर, जिसके ऊपर तार लपेटा जाएगा, कॉइल लपेटी जाएंगी, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। अब बोल सर ये क्या हो गया, ये सही हो गया जो हो गया, क्या हो गया, ये देखिए, ये 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 है टी, दिखा, और ये है यू 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 यू, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो टी और यू को, टी फिर यू, फिर टी फिर यू, फिर टी फिर यू, तो एक मोटा सा पाइल बन गया। क्यों बनाया, कुछ रिजिडनेस तो होनी चाहिए ना, कागज में थोड़ा तार लपेट दोगे, घुसड़ के टाइट किया जाता है कॉइल बनाने में, है ना। तो वी नीड अ थिक हार्ड, ठीक है, आर्मेचर या वॉट एवर यू कैन से, कोर। आई बात समझ में। तो हमारे पास ये बन गया एक कोर,
ऑफ सॉफ्ट आयरन, मतलब सारी स्ट्रिप्स आपस में जुड़ी भी हुई हैं लेकिन जुड़ी नहीं भी हुई है, मतलब एक दूसरे के ऊपर रखी तो हुई है, तो ऐसा मटेरियल हार्ड तो हो गई, एक हमें कोर तो मिल गया सॉलिड, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो उसकी हर स्ट्रिप अलग अलग है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब हम आगे बढ़ते हैं, स्टेप अप कैसे बनता है, स्टेप डाउन कैसे बनता है, ठीक है। देखोड़ा, अब यहाँ पे हम तार लपेटने जा रहे हैं, ठीक। तो मान लीजिए कि ये है हमारा कोर, ठीक। ध्यान देखिएगा, हेडिंग इस समय कंस्ट्रक्शन चल रही है। देखिएगा, ध्यान से वाइंडिंग करिएगा, ठीक है। ठीक है, इसमें हमने लगाया एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ सोर्स, तो 100% ये वाली कॉइल कौन सी हुई, पीसी प्राइमरी कॉइल, पूरा नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हमारी बनेगी सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मिलेगा लोड, मतलब यहाँ पे हम आउटपुट लेंगे तो इसे लिखा जाएगा RL। तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी कॉइल। बात समझ में आया? कुछ दिख रहा है डिफरेंस? देखो, यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स कम है, यहाँ ज्यादा है, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। अभी हम बताएंगे क्या फर्क पड़ता है इससे। यहाँ देखिए, ठीक है, ठीक। इधर देखिए, ये है पीसी प्राइमरी कॉइल, तो ये है सेकेंडरी कॉइल, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, ठीक। तो सबको पता है कि ईएमएफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स के। जब जब ईएमएफ का फॉर्मूला पढ़ाया किसी कॉइल में हमेशा एन आया मल्टीप्लाई में, यही बात मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ टर्न्स। इसका मतलब ईएमएफ उसी हिसाब से यहाँ पे लिखा जा सकता है जिस प्रकार से एन लिखे हैं, यानी नंबर ऑफ टर्न्स अगर सेकेंडरी में ज्यादा है तो ईएमएफ भी सेकेंडरी में ज्यादा होगा और प्राइमरी में कम। तो मुद्दा पानी तरह साफ है। सेकेंडरी मतलब हुआ आउटपुट साइड, यानी आउटपुट का ईएमएफ ज्यादा और इनपुट का कम, इसका मतलब ये बना है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। समझ गए? यहां क्या हो रहा है, सेकेंडरी में ईएमएफ कम है और प्राइमरी में ईएमएफ ज्यादा है, यानी प्राइमरी में ज्यादा लिखा और प्राइमरी में ज्यादा लगाया गया और आउट सेकेंडरी में कम मिला, यानी आउटपुट में कम मिला। बात समझ रहे? मतलब सेकेंडरी नहीं समझ पा रहे क्या? सेकेंडरी मतलब आउटपुट, प्राइमरी मतलब इनपुट। तो सेकेंडरी में ईएमएफ कम है यानी आउटपुट में कम मिल रहा है, और इनपुट में हमने ज्यादा लगाया था। इसका मतलब क्या हुआ कि इनपुट में लगाया ज्यादा, आउटपुट में मिला कम, तो ये कौन सा है, स्टेप डाउन।
स्टेप डाउन। कॉपी कर लीजिए। यहाँ ये चेंज किया मैंने, मतलब ज्यादा स्पेसिफाइड करके लिख दिया, कोर ऑफ थिन लैमिनेटेड स्ट्रिप्स ऑफ सॉफ्ट आयरन। ठीक है। यहाँ पे एक चीज और देखने योग्य है जिसको टोन रेशियो कहा जाता है या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहा जाता है, दोनों बातें। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो अलग से हम बता दे रहे हैं। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो या टोन रेशियो होता है NS/NP, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। अभी एक जगह और आएगा ये। ठीक है। यहाँ फिलहाल मैं एडिशनली क्यों लिखवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपको याद रहे ना कि अब इतना तो पता चल गया कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। चलो ऊपर ही लिख। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आप खुद बताइए, देखिए टर्न रेशियो NS/NP होता है। तो अगर NS बड़ा है NP छोटा है तो टर्न रेशियो की वैल्यू मोर देन 1 होगी, लेस देन 1 होगी, मोर देन 1 होगी। ठीक है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में टर्न रेशियो की वैल्यू मोर देन 1 होती है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में लेस देन 1 होती है। तो आपको ये याद रहना चाहिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो या टर्न रेशियो की वैल्यू जो होती है वो मोर देन 1 होती है स्टेप अप में, और लेस देन 1 होती है स्टेप डाउन में। ठीक है। ओके। तो क्लियर है। चलिए, तो अब हम लोग वर्किंग फार्मूला समझ लेते हैं। ठीक है। फार्मूला क्या यूज होने वाला है, अगर न्यूमेरिकल आया बाई चांस, वाले चांसेस बहुत कम होते हैं, फिर भी हम आपको फॉर्मूला बता दे रहे हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए वर्किंग फार्मूला। वर्किंग फार्मूला। ठीक। देखिए, फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर, जो पावर होती है वो प्राइमरी की और पावर जो सेकेंडरी की होगी बराबर होगी, मींस देयर इज नो पावर लॉस। अगर हम आइडियल ट्रांसफॉर्मर माने तो, आइडियल होता नहीं है लेकिन मानते हैं अगर कि वो आइडियल है, तो पावर लॉस नहीं होगा। तो प्राइमरी की पावर इक्वल टू सेकेंडरी की पावर, P बराबर E इंटू आई, AC वाले चैप्टर में खूब पढ़ाया था। P बराबर E इंटू आई पढ़ाया, पावर बराबर EMF इंटू VIP। नहीं ठीक है, P की जगह E लिखते थे तो P बराबर EI हो गया। ठीक है। तो प्राइमरी का EMF और प्राइमरी की करंट इक्वल टू सेकेंडरी का EMF, सेकेंडरी करंट। EMF ऑफ सेकेंडरी अपॉन EMF ऑफ प्राइमरी बराबर क्या हो जाए, करंट ऑफ प्राइमरी अपॉन करंट ऑफ। ठीक है। तो वी नो दैट टर्न रेशियो बराबर होता है NS अपॉन NP। तो क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EMF, देयरफॉर टर्न रेशियो अगर NS अपॉन NP हो सकता है तो ES अपॉन EP भी हो सकता है, प्रोपोर्शनल है ना। और अगर फर्स्ट इक्वेशन देखा है तो जो ES अपॉन EP है वो IP अपॉन IS हो सकता है। R इज इक्वल टू NS अपॉन NP बराबर ES अपॉन EP बराबर IP अपॉन ये। ठीक है। ओके। तो बड़े आराम से आप स्टेप अप और स्टेप डाउन के लिए जो भी कंपेयर करना हो आप कंपेयर कर सकते हो। मतलब क्या कहने चाहते हैं हम, कहने चाहते हैं जैसे मान लीजिए अगर हम फॉर स्टेप अप की बात कर रहे हैं, हमसे कोई कह देता है कि चलो अच्छा करंट को कंपेयर करो,
समझने का बात। तो क्योंकि R की वैल्यू मोर देन 1 होती है और R का फॉर्मूला क्या हो गया, IP अपॉन IS हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, IP इज ग्रेटर देन IS, यानी उल्टा है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी में EMF ज्यादा होता है लेकिन करंट कम हो जाती है, होना भी चाहिए। अगर तुम्हें पावर सेम रखनी है, सुनो, ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं हो गया, अगर तुम्हें P का वैल्यू उतना ही रखना है तो अगर तुम EMF बढ़ा रहे हो स्टेप अप में तो प्रोपोर्शनली तुम्हें करंट को कम रखना पड़ेगा, तभी तो ये सेम रह पाएगा। पावर तुम्हें सेम रखनी है ना, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं हुआ। उसी प्रकार से अगर स्टेप डाउन की बात कर लें, R की वैल्यू लेस देन 1 होती है, IP अपॉन IS लेस देन 1 implies that IP is less than IS। स्वाभाविक है, नोट कर लीजिए। अब मेन सेगमेंट आ गया, देखिए एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है, न्यूमेरिकल आवे हो चाहे ना आवे, ठीक है। तो 5 प्रकार के लॉसेस होते हैं, ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए, एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। देखिए 5 important types of energy losses, 5 important types of energy losses are as follows. 5 important types of energy losses are as follows. Number 1, copper loss. कॉपर लॉस, हाउ जो तार लपेटा है ना वाइंडिंग के फॉर्म में, वो थिक कॉपर वायर है, मेंशन कर लीजिएगा उसको। जहाँ पे वाइंडिंग दिखाई है स्टेप अप स्टेप डाउन की, वहाँ कहीं लिख लीजिएगा। प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल बनाए हो, कॉइल काहे की बनाए हो, पेन से बनाए हो कॉइल, तार की बनाए हो, कॉपर की, महसूस करो कि कॉपर की है वो, तो थिक कॉपर वायर्स हैं। तो कॉपर लॉस। अगला है एडी लॉस, EDDY, एडी लॉस। तीसरा हिस्टेरेसिस लॉस, HYSTERESIS। हिस्टेरेसिस लॉस। अगला है फ्लक्स लीकेज, लिंकेज नहीं, लीकेज, पानी नहीं लीकेज होता है वही वाला, फ्लक्स लीकेज। हमिंग लॉस, हम वाला कोल्ड ड्रिंक पी लिया तो आवाज बैठ रही है, HUMMING, हमिंग लॉस। हाँ जी, सेकंड डालिए कॉपर लॉस, ठीक है। सुनने में जरूर ऐसा लग रहा है कि कॉपर का लॉस है, लेकिन कॉपर का लॉस नहीं, कॉपर का तार जो लगाया गया है, भले ही कितना अच्छा तार हो, कितना भी मोटा हो, लेकिन थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस तो होगा ना, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस तो उसमें होगा ही। तो रेजिस्टेंस की वजह से कॉपर का तार गर्म होता है। भाई मिटा दिया मैंने, याद होगा आपको। अगर कॉपर का प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में अगर आपने क्या किया है, तार लपेटा है, ऐसा प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल आपने अगर मोटा कॉपर का तार लपेटा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, बट थोड़ा बहुत तो रहेगा ना। और रेजिस्टेंस जब रहेगा, उसमें करंट जब फ्लो होगी तो हीटिंग होगी। तो ये लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ क्या हो गया, हीट हो गया। कॉपर लॉस का मतलब ये नहीं कि कॉपर गला जा रहा है, कॉपर बाहर जा रहा है, आई बात समझ में। यानी ये कॉपर के तार के गर्म हो जाने से जो लॉस हो रहा है, दैट इज कॉपर लॉस, आई बात समझ में। तो लिखिए इट इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट,
It is the loss of electrical energy in the form of heat. It is the loss of electrical energy in the form of heat. ठीक है, in the form of heat energy. वीडियो में होली होली हो रहा है, खैर कोई बात नहीं. तो it is the loss of electrical energy in the form of heat energy. ठीक है. In copper windings. तो क्या करना चाहिए? मोटे से मोटे तार का इस्तेमाल करना चाहिए जितना अधिकतम पॉसिबल हो, और अच्छे से अच्छे कंडक्टर का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना. इस वजह से थिक कॉपर वायर इस्तेमाल होता है. हाँ, मोटा तार होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, है ना. लिखिए, नेक्स्ट लाइन से लिखिए डॉट बना के. टू रिड्यूस दिस लॉस, thick copper wires, to reduce this loss, thick copper wires should be used in primary and secondary coils. To reduce this loss, thick copper wire should be used in primary and secondary coils. नंबर 2 लिखिए एडी लॉस. EDDY, एडी भी आप जानते हैं, उसका उपचार क्या करना है वही मैंने बता दिया. एडी लॉस, जो हमने सॉफ्ट आयरन की जो शीट लगाई थी पतली पतली, वो भी रिड्यूस करती है एडी लॉस को. ठीक है. क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस क्वेश्चन है. क्या कि हम कोर के लिए, ट्रांसफार्मर के कोर के लिए हम सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें एनर्जी का लॉस कम से कम होता है. कौन सा लॉस? एडी लॉस. ठीक है. एक तो सॉफ्ट आयरन में होता ही कम है एडी लॉस, ऊपर से हम वो क्या करते हैं, पतली पतली स्ट्रिप लगा देते हैं, तो जो चांस बनता है वो भी खत्म कर लेते हैं. मतलब 100% तो कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग काफ़ी हद तक रिड्यूस कर ले जाते हैं. आई बात समझ? नहीं समझ में आया? लिखिए, इट इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, इट इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी. इट इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी. ठीक है. ड्यू टू एडी करंट, ड्यू टू एडी करंट फॉर्मेशन in the core of transformer. It is the loss of electrical energy in the form of heat energy due to eddy current formation in the core of transformer. तो क्या करना चाहिए? इसका उपचार क्या है, इलाज क्या है? सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल करना चाहिए और पतली से पतली स्ट्रिप्स यूज करनी चाहिए. तो लिखिए डॉट बना के, टू रिड्यूस दिस लॉस. देखिए तभी मैं कह रहा हूं कि मैं रिड्यूस करने की बात कर रहा हूं, खत्म नहीं हो सकता ना. टू रिड्यूस दिस लॉस वी शुड यूज core of laminated, we should use core of laminated thin strips of soft iron. Number 3 है hysteresis loss. इसका भी इलाज सॉफ्ट आयरन है. ठीक है. बेसिकली सही मायने में देखा जाए तो सॉफ्ट आयरन इसी का इलाज है. ठीक समझे? क्लियर? मतलब जो एडी करंट का लॉस है उसका
सच्चा उपचार है पतली पतली स्ट्रिप लगाना। सॉफ्ट आयरन क्यों बोल दिया? क्योंकि उसका वो भी एक लक्षण है, गुण है कि कर सकता है कम, ठीक है। लेकिन मेन जो सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल है वो इस लॉस को रोकने के लिए है। वो है कौन सा लॉस? हिस्टेरेसिस लॉस। एक्चुअली क्या होता है, अभी तो आप लोग फिलहाल कोरोना वाले पीरियड में हो, तो आप लोगों को एक टॉपिक कटवा दिया गया है, ठीक है, जिसको हम लोग मैग्नेटिज्म ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। वो वाला टॉपिक हटा दिया गया है। तो फिलहाल आपको मैं इतना समझा सकता हूँ कि जब देखिए, समझिए, एक तो इनका होली है नहीं खत्म हुआ। ये जैसे कोर है, तो आप इसमें कॉइल आपने लगा दी और आपने एक ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स लगा दिया, तो अब इसमें जो करंट होगी वो वेरिएबल होगी। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो भी वेरिएबल होगी। और मैग्नेटिक फील्ड के लपेटे में कौन है इस समय? सॉफ्ट आयरन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। तो क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइज हो जाएगा। लेकिन समझो यहीं पे कहानी में ट्विस्ट है कि ऑल्टरनेटिंग करंट साइकिल वाइज डायरेक्शन चेंज करता है। तो सपोज पॉजिटिव साइकिल में मैग्नेटाइज हुआ, तो अगले ही हाफ साइकिल में क्या हो गया? डीमैग्नेटाइज हो गया। फिर मैग्नेटाइज, फिर डीमैग्नेटाइज, फिर मैग्नेटाइज, फिर डीमैग्नेटाइज। तो क्या है? अल्टीमेटली क्या होगा? एनर्जी का लॉस होगा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो बार बार समझिए ना कि जब हम करंट को अप्लाई करते हैं तो करंट का जो डायरेक्शन है वो बार बार चेंज होता है, जिसकी वजह से कोर मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज। तो इसमें भी क्या होता है? एनर्जी का लॉस होता है। इसी लॉस को हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। आई बात समझ में? और डिटेल में हिस्टेरेसिस जब पढ़ा जाता है तब समझ में आता है। फिलहाल आप इतना समझिए कि बार बार ये मैग्नेटाइज हो रहा है, डीमैग्नेटाइज हो रहा है, मैग्नेटाइज हो रहा है, डीमैग्नेटाइज हो रहा है। तो इससे भी क्या होता है? एनर्जी का लॉस होता है। इसमें भी अल्टीमेटली मटेरियल गर्म ही होता है। यानी ये भी लॉस क्या है? लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट ही है, बस नाम बदल रहा है। मतलब हमेशा एनर्जी का लॉस 4 केसेस में, 5 लिखवा रहे ना, 5 में से 4 बार एनर्जी का लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट ही होगा, बस हर बार कारण अलग होगा, ठीक है। तो लिखिए, इट इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। इट इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। इट इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी due to repeated magnetization and demagnetization, due to repeated magnetization and demagnetization, due to repeated magnetization and demagnetization of the core of transformer, due to repeated magnetization and demagnetization of the core of the transformer। ठीक है, स्टार बना के नेक्स्ट लाइन से लिखिए, इसका उपचार क्या है? टू रिड्यूस दिस लॉस, टू रिड्यूस दिस लॉस वी शुड यूज सॉफ्ट आयरन, वी शुड यूज सॉफ्ट आयरन टू मेक कोर, टू मेक कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर, because its hysteresis loop is narrow, because its hysteresis loop is narrow। मतलब इस प्रकार का हिस्टेरेसिस लूप होता है जिसको BH कर्व कहते हैं। ये लूप इस मतलब जब पढ़ा जाता है तो बताया जाता है कि ऐसे से ऐसे गया, O से A से B, फिर B से C, फिर C से D, फिर D से E, फिर E से F, फिर वापस F से A। तो ये लूप जिस मटेरियल के लिए पतला बनता है उस मटेरियल में हिस्टेरेसिस लॉस कम होता है, ठीक है। मतलब वहाँ कंपेयर कराया जाता है कि कौन बढ़िया है, स्टील बढ़िया है कि सॉफ्ट आयरन? सॉफ्ट आयरन बढ़िया है। क्यों? क्योंकि स्टील का थोड़ा ये हिस्टेरेसिस लूप थोड़ा चौड़ा बनता है, तो उसमें जितना ज़्यादा चौड़ा उतना ज़्यादा एरिया है ना, समझो
चौड़ा बनेगा एरिया ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा तो मतलब एनर्जी का लॉस ज़्यादा होगा, यानी हमारे लिए हिस्टैरिसीस लॉस बढ़ा देगा वो, तो अच्छा नहीं है। तो क्या लेना पड़ेगा, सॉफ्ट आयरन। इसका हिस्टैरिसीस लूप क्या होता है, पतला होता है। पतला है मतलब एरिया कम है, एरिया का मतलब एनर्जी का लॉस कम होगा। ठीक है, इस कर्व में मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन ही दिखाया जाता है, वो जब आप पढ़ेंगे तब आप जानेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगला लिखिए नंबर 4, फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज, आज पंडित जी तांडव काट काली पंडित जी आए। फ्लक्स लीकेज, हाँ छोड़ेंगे, रुक जाओ, तुम्ही को अकेले कमरे में रखेंगे। उसके बाद देखिए, देखिए ये कोर है और इसमें कॉइल लपेट दी गई है, जानते हैं आप। ठीक है, और यहाँ पे दूसरी कॉइल है, कोई भी ट्रांसफार्मर से समझ लो, स्टेप अप या स्टेप डाउन से। ठीक, अब देखिए है ना, लोड रेजिस्टेंस है और ये ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ सोर्स है। ठीक, देख भैया, देख ओके। अब ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है, जब करंट पास होगी तो फील्ड बनेगी, फील्ड बनेगी तो फ्लक्स बनेगा, और फ्लक्स जब जाएगा तो ऐसे ऐसे लिंक होगा, लाइंस बनेगी ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये ऐसा मैग्नेट काम करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी, ठीक, तो लिंक हो जाएंगे इससे, तभी तो हो पाएगा म्यूचुअल इंडक्शन। पहली वाली कॉइल से बनने वाला फ्लक्स दूसरे से लिंक होना चाहिए, राइट। म्यूचुअल इंडक्शन तभी तो होता है। अब चलो ठीक है, ये वाली लाइंस तो पहुंच गई, पीछे भी तो जा रही होंगी लाइंस, उनका क्या, इधर भी तो आ रही होंगी, उनका क्या, पीछे नौवा के साइड में भी तो जा रही होंगी, उनका क्या। तो फ्लक्स क्या हो रहा है, लीक हो रहा है। लीक हो रहा मतलब वेस्ट हो रहा है। अगर ये पूरा फ्लक्स लिंक होता कितना बढ़िया होता। तो इसका जुगाड़ निकाला टोनी स्टार्क ने। मतलब मजाक था, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, उन्होंने, हाँ भाई भैया हमारे सम्माननीय 3000 वाले है ना, तो मैं डालना कॉपीराइट को मेरा नाम यूज किया तुमने। कोएक्सियल कॉइल्स बनाते हैं, यानी एक ही रॉड के ऊपर इस तरीके से कोर बनाइए कि कोएक्सियल हो जाए, ठीक है। जब घरे में व्यवस्था है तो हर आदमी को तो मिलेगी ही मिलेगी, वही चीज हो गई। यहाँ पे क्या है, इनके यहाँ बनना है, इनके यहाँ पहुँचना है, बीच में खा पी गया, ये जोमेटो वाली व्यवस्था है। लेकिन घर में समोसा बनना हो तो तब तो मिलेंगे ही, तो वही चीज है, तब खुद समोसा खिलाऊंगा, ठीक है। तो ये कॉइल में जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो ऑब्वियसली जब पहली वाली कॉइल बनाएगी तो पहली वाली कॉइल से तो बनेगी तो दूसरे से भी लिंक हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो कॉइल कैसी बननी चाहिए, कोएक्सियल होनी चाहिए। आई बात समझ में, ताकि फ्लक्स लीक ना होने पाए। तो इसका जुगाड़ तो मिल गया पूरा पूरा, ठीक है। चलिए, तो फ्लक्स लीकेज क्या है, अच्छा इसमें एनर्जी का लॉस नहीं है, सॉरी, मतलब ये एक तरीके से फ्लक्स, हाँ एनर्जी लॉस है, मतलब मैग्नेटिक एनर्जी का लॉस है। लिखिए देखिए, ड्यू टू लो कनेक्टिविटी, ये नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात नहीं हो रही है, फ्लक्स कनेक्टिविटी की बात हो रही है। ड्यू टू लो कनेक्टिविटी ऑफ फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, सम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, some of magnetic field lines coming from primary coil, some of magnetic field lines coming from primary coil do not pass through the secondary coil,
do not pass through the secondary coil. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्टेरेसिस लॉस ही है, उसी तरह का सवाल आता है। ठीक है, वही जितना लिखवा दिया उतना ही लिखना है। सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं, पहली बात तो क्या यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं। का यूज करते हैं क्योंकि उसका हिस्टेरेसिस लूप पतला होता है, इतना ही लिख दो काफी है, समझ जाएगा बंदा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखिए। तो टू रिड्यूस दिस लॉस, use shell type transformer, shell, shell, shell type transformer, that is coiling laminated primary and secondary coil over one another. That is coiling laminated primary and secondary coil one on other. आखिरी लॉस है पांचवा लॉस, दैट इज हमिंग लॉस। हमिंग लॉस, HUMMING, हमिंग लॉस। जब ट्रांसफार्मर काम कर रहा होता है तो पास में जाके सुनिएगा कान लगा के, डोंट ट्राई दिस एट होम। वैसे भी होम में ट्रांसफार्मर का होता है, खैर कोई नहीं, स्टेबलाइजर्स वगैरह में होते हैं। ठीक है, मतलब कान लगा के नहीं सुनना, दूर से सुनाई पड़ेगा आपको। जब ट्रांसफार्मर काम करता है तो है ना, हम की आवाज आती है, हमिंग साउंड आता है, ऐसा लगता है अंदर अंदर गुर्रा रहा। ठीक है, तो दैट इज हमिंग लॉस, यानी लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ साउंड। ठीक है, इसको नहीं हटा सकते भाई, ये करेगा ही, स्वभाव है इसका गुर्राना, ये गुर्राएगा। लिखिए, इसका एक कारण भी मैं बता सकता हूँ क्यों आती है आवाज। एक्चुअली जब आप बार बार रिपीटेड मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन करते हैं, जब आप बार बार मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन करते हैं तो जो कोर होता है वो लेंथन एंड शॉर्टन होता है, यानी थोड़ा सा फैलता और सिकुड़ता है। इस फिनोमिना को पांडे जी, इस फिनोमिना को मैग्नेटोस्ट्रिक्शन कहते हैं। यू नो, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, वैसा एक्समेन मूवी वाला लग रहा होगा, मैग्नेटो वाला, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब बार बार कोर जो हमारा मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होता है तो लेंथनिंग एंड शॉर्टनिंग होती है, मतलब उसका कोर फैलता है सिकुड़ता है, फैलता है सिकुड़ता है। ठीक है, तो जब कोई चीज़ हिलेगी, फैल रहा है सिकुड़ रहा है, मतलब अल्टीमेटली वो हिल रहा है। और जब कोई चीज़ हिलती है यानी वाइब्रेट करती है तो आवाज़ आती है। तो कक्षा 9 में पढ़ा होगा, कक्षा मतलब क्लास तो आपने क्लास में पढ़ा होगा, क्लास 9 में, कि एनी वाइब्रेटिंग थिंग प्रोड्यूसेस साउंड, राइट? ओह माय गॉड, टू मच इंग्लिश। लिखो, देखिए, ड्यू टू लेंथनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ कोर, ड्यू टू लेंथनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, ड्यू टू लेंथनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है, ड्यू टू लेंथनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इन ईच cycle of alternating voltage, in each cycle of alternating voltage, that is magnetostriction, spelling ना, हाँ पता है, magnetostriction, ठीक है, comma, the energy is lost in the form of sound, comma, the energy is lost in the form of sound, the energy is lost in the form of sound, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आंसर लिखिए, this cannot be
eliminated. This cannot be eliminated. धन्यवाद। तो यहाँ से आज से टॉपिक खत्म होता है।